कर लो पहले। कर दी। चलो क्वेश्चन 1 2 3 डाउट बताओ। फर्स्ट जी की जगह जी इफेक्टिव आएगा ना। किसी अगर कोई चीज सबमर्ज्ड है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी रो है, तो इस पे एक mg नीचे लगेगा, एक mg इंटू ये ऊपर लगेगा। इन दोनों को कंबाइन कर लो तो mg1 माइनस रो बाय सिग्मा, इसे जी फैक्टर मान लो, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्लियर? याद है? हाँ चलो 2 3 सर सेकंड में डैम्पिंग का मतलब डैम्पिंग रेजोनेंस की कंडीशन है, जब फ्रीक्वेंसी बराबर होती है एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस वाला कि पावर ट्रांसफर कब मैक्सिमम होगी, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के बराबर हो जाएगी, तब ठीक रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, एनर्जी मैक्सिमम होती है। थर्ड फोर्थ सॉल्यूशन किसका है? फिगर गलत है, फिगर अलग अलग हो गया। नीचे वाले क्वेश्चन का फिगर दे दो। हाँ ओके, फिगर उल्टे हो गए है ना। ठीक है, तो दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं फिफ्थ वाला सर फिफ्थ में फिफ्थ में स्प्रिंग नीचे वाले पे लगी है, तो इसका मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा? म्यू ऊपर एम नहीं। जी बाय। सर स्प्रिंग एक्चुअली ऊपर लगी है क्वेश्चन के हिसाब से। ऊपर लगी है? हाँ तो फिर आंसर बदलेगा ना। मासेस बराबर तो नहीं है कहीं, पता नहीं। is placed over a block, coefficient spring constant k is attached to block q. ओके, q ऊपर वाला है। हाँ तो ठीक है, आंसर बदल जाएगा। ये ऐसा है तो इसके लिए आंसर होगा, इसका मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा? म्यू एम जी बाय एम प्लस एन। आया समझ में? फोर्स इस पे फ्रिक्शन का कितना ट्रांसफर हुआ? म्यू एम जी अपॉन टोटल मास। ये मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। ये मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन से बड़ा होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। और ओमेगा की वैल्यू k बाय एम प्लस एन, म्यू एम जी बाय एम प्लस एन। तो इसका आंसर तो सीधे ये आ गया, म्यू एम जी बाय के। तो ए के बाय एम जी वाला। तो आंसर ये किस टर्म में है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम Amplitude- वैल्यू फोर्स पूछा। हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू पूछिए। हाँ हाँ, तो फ्रिक्शन आ गया म्यू के आ स्मॉल एम गई। जी, तो के ए। हाँ हाँ बॉम्बे यार। बॉम्बे आया। ठीक है, नीचे होता तो ये आता। चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7। चले चले सर। 7 कोई बच्चा पूछ रहा था। चले तो ये ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। रॉड शायद मासलेस है। एक मिनट, m/2 connected to two ends if the rod is suspended at the center of mass। तो सेंटर ऑफ मास से सस्पेंड किया, इसका मतलब ये लेंथ l/3 2l/3, ये लेंथ l/3। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 2l/3 का होल स्क्वायर प्लस ml/3 का होल स्क्वायर। इसी को रिड्यूस मास l स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ये सॉल्व करने पे बना m/3 l स्क्वायर। क्लियर? ये सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं?
तो अब हमें क्या निकालना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ सी थीटा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन आई थीटा स्क्वायर, ये ओमेगा मैक्स की वैल्यू। अब हमें टेंशन निकालनी है तो किसी एक पे, तो ये हमारा L/3 है, ये 2L/3 है, ओमेगा है, तो ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल दे रही है, तो ये मास m/2। तो यहां से लिखें तो T की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर L/3 या m/2 ओमेगा स्क्वायर 2L/3, आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये उठा के छाप दूं, c/i थीटा स्क्वायर m L/3। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 है, कांस्टेंट आए नहीं, चेन्नई आंसर हो गया। और आ गया, आई की वैल्यू छाप दो mL²/3 c थीटा नॉट स्क्वायर बाय l, ये आंसर है हमारा। चलो और कोई क्वेश्चन नंबर 8, चलो 9th 10th 9th आ गया, हाँ यस सर। 10th जी फैक्टर, चले सर 11th चले वो फॉर्मूला लगना है ना, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, a नॉट e टू द पावर माइनस bt/2m, ऐसा कुछ amplitude। ओके, ऑलरेडी उन्होंने हाफ लाइफ दे रखी है, ठीक है। हाँ सर वो न्यूक्लियर डीके में करते थे ऐसे लगा दिया। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि a0/2 e टू द पावर माइनस b/2m इंटू t0, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो डिके से कर सकते हैं हम सीधे सीधे हाफ लाइफ। चलो 12th, सर सीधे वो भी लगा सकते हैं ना, ए नॉट इंटू हाफ ऑफ टी की पावर बिल्कुल बिल्कुल वही हाफ ऑफ न्यूक्लियर टी डिके बाई की टी तरह, हाँ हाँ लगा सकते हैं ये ना। हाँ वो तो टी हाफ नहीं दिया होता तो फिर ये निकालने का तरीका है e टू दी पावर माइनस bt/2m, ऐसे लिखते, तो इसी से टॉ की वैल्यू 2m/b आती, टी हाफ की वैल्यू 2m/b log 2 ये आती। ठीक है, b क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट kx माइनस bv वाला। चलो 12th, चलो चले 13 14 चले 15 चलो 16 चले चलो 17 बता। 17। Same frequency about same mean position, amplitude is same equal to E. T if t equal to 0 their separation is maximum and is E. ठीक है, तो एक का a sin ओमेगा t होगा तो दूसरे का a sin cos। ओमेगा t प्लस फाई होगा, हाँ है ना। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लिखते हाँ तो a sin ओमेगा t प्लस फाई माइनस a sin ओमेगा t, इन दोनों का डिफरेंस, हाँ तो एक फाई है एक a है, तो ये वाला एंगल फाई है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2a sin φ/2। पाई की वैल्यू π/2 होगी ना? किसने कहा, वो लास्ट लाइन में दिया है। क्वेश्चन इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम सेपरेशन है। अरे 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 अब पता चलेगा, ये सेपरेशन आया किसी भी समय पे x1 माइनस x2, ये आता डेल्टा x, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते, फेजर डायग्राम से रिजल्टेंट निकाला, फिर रिपीट कर रहा हूं। चलो हमें नहीं पता तो हमने क्या माना और जनरल ले लेता हूं, एक का इक्वेशन ये है, एक का इक्वेशन ये, ठीक है ठीक है। तो इन दोनों का अब डिस्टेंस हमें निकालना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो x1 माइनस x2, तो a sin ओमेगा t प्लस फाई 1
माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू लिख सकते हैं। इसको करने के लिए हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर भेजा, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू प्लस पाई लिख सकते हैं। तो एक हमारा फाई वन पे है, एक हमारा फाई वन प्लस पाई पे है, ए और ए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए नेट कितना बनेगा, तो बता सकते हो डायरेक्ट। ये अगर एंगल अल्फा है, ये अगर एंगल अल्फा है, तो 2a cos अल्फा बनेगा। यस सर। इस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो ये 2 अल्फा की वैल्यू फाई टू फाई वन प्लस फाई कितना है, फाई टू प्लस पाई माइनस फाई वन। ये यहां छाप दो, तो 2a cos फाई टू प्लस पाई माइनस फाई वन बाय 2। इसी को लिख सकता हूं 2a साइन फाई टू माइनस फाई वन डेल्टा फाई बाय 2 लिख सकता हूं। डेल्टा फाई क्या है, फाई टू माइनस फाई वन। कोई दिक्कत? ये रिजल्टेंट डेल्टा एक्स आया। तो यहां से देखो डेल्टा एक्स के मैक्स की वैल्यू कितनी है, 2a साइन डेल्टा फाई बाय 2। ऑब्वियसली इसके साथ और फंक्शन आया है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस फाई टू बाय 2 प्लस पाई बाय 2। लेकिन एम्पलीट्यूड तो ये है हमारा, तो ये मैक्सिमम कितना होगा, इतना। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ए दे रखी है, तो साइन डेल्टा फाई बाय 2 1 बाय 2 डेल्टा फाई पाई बाय 3 ये बात आया। आगे अब क्या पूछा है, एट टी इक्वल टू टी बाय 12। पक्का समझ में आया? हाँ। तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बस हम इसमें छाप देंगे। ये था क्वेश्चन। हालांकि हम इसको डायरेक्ट सोच सकते थे कि इनके बीच में लैंग्वेज क्या गड़बड़ हो रही है कि तुम लोग मीन पोजीशन पे एक मान ले रहे हो, एक एक्सट्रीम पे मान ले रहे हो। हाँ लेकिन हाँ। फिर इनका मैक्सिमम जो डिस्टेंस आएगा वो a√2 आएगा, क्योंकि एक a साइन थीटा होगा, एक a cos थीटा होगा। डिफरेंस निकालो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो a√2 आएगी ना। अच्छा ठीक है ठीक है। पक्का समझ गए? हाँ Yes. यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू वही रखने के लिए तो हम सोच रहे हैं एक a साइन ओमेगा टी है। मैं कैसे सोच रहा हूँ कि a किस एंगल पे था, तो इसका जब डिफरेंस निकालते ही इधर आता, और डिफरेंस में रिजल्टेंट की लेंथ a होनी चाहिए, तो ये 2 पाई बाय 3 होगा, तो ये पाई बाय 3 होगा इनके बीच का डिस्टेंस। अब आया समझ में? यस सर बट वो क्वेश्चन में दिया है ना कि t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। अगर हाँ, तो अगर अपना फेज डिफरेंस पाई बाय 3 आया तो t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना, तो t उसके साथ कुछ कांस्टेंट है ना। ये तो मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी। देखो 2a साइन डेल्टा फाई बाय 2, इसके साथ एक साइन ओमेगा टी प्लस एक और टर्म आया था डेल। अब उन्होंने कहा t इक्वल टू 0 पे डेल्टा x मैक्सिमम है और a है। तो मैक्सिमम ने इंफॉर्मेशन क्या दी कि ये वाली वैल्यू 90 डिग्री है, a ने क्या दी, ये वाली वैल्यू a है। तो इससे हमें डेल्टा x का फंक्शन मिल गया, a साइन और cos ओमेगा टी लिख लूं। लो, हो गई दोनों इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई इसके अंदर। अब कब कहा, जब ये t बाय 12 है, तो t बाय 12 पे ये कितना बनेगा, पाई बाय 6, तो a√3 बाय 2। ठीक है? चलो 18। चलिए इसके दो आंसर क्या थे? चेन्नई होगा। दो कहाँ है आंसर, नहीं। एक आएगा।
गलत छपा है, ठीक है। चेन्नई में। चलो 19 का, चलो 20 सर 19th वाला बता दीजिए। physical pendulum consists of stick are joined together as shown in figure. What is the ये ऊपर वाली घूम रही है क्या? ये क्या है, फिगर कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगा। ओके वो रॉड है, दूसरी रॉड ऐसी है। हाँ हाँ। हाँ, दीवार लग रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये घूम कैसे घूमेगी कैसे? ऐसे क्यों? ये सेंटर मास के अबाउट फिक्स है ना? सेंटर ऑफ मास यहाँ है इनका, नहीं यहाँ नहीं, नहीं आएगा L/4 पे। अच्छा ये दोनों जुड़ी हुई है। ऐसा है, टी शेप्ड। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ फिर हाँ। ठीक है। ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है सिस्टम, समझ गए? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब कुछ समझ- देर बाद ये रॉड ऐसे सॉल्यूशन में समझ। नहीं आया समझ? सॉल्यूशन देख के वो मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं था, भूल गया था। तो शीट का के लिए शेयर करता हूँ। चलो 20 मैं भूल गया था देखने का। 20 क्वेश्चन। चले। 21 हो गया, रिपीटेड है शायद। चलिए सर। यस 22 सर ये 22 बता। देखो इनिशियली रस्सी में टेंशन थी, अब हमने इसको काट दी, तो ये दरअसल मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है, तो ये इसके अबाउट ऑक्सीलेट करना चालू करेगा। हम क्या सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाएं? जरा सोचो, रस्सी कटेगी तो होगा क्या? सेंटर, इस पे mg लगेगा, इस पे कैपिटल mg लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन mg प्लस कैपिटल mg अपॉन m प्लस m g आएगा। यस सर। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही चले जाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से बेनिफिट ये होगा कि ग्रेविटी खत्म ही हो जाएगी। सोचो, ma इस पे आएगा, ma इस पे आएगा, mg इस पे आएगा, स्मॉल mg, कैपिटल mg इस पे आएगा, लेकिन स्मॉल a ही g है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ग्रेविटी ही खत्म हो गई। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस इसको मान लो, और इस स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन है यस सर और कितने Yes, का? 1800 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300, 1/6 मीटर का एक्सटेंशन है। तो ये SHM करना चालू करेगा और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के आएगा, क्योंकि अब हम इसको ग्राउंड पे रखा हुआ मान लें कि इसमें एक्सटेंशन 1/6 का है और मास है 30 और 60, और फ्रिक्शन लेस सरफेस पे हमने छोड़ दिया। अब आया समझ में? तो ये आगे पीछे ऑक्सीलेट करेगा, ये आगे पीछे ऑक्सीलेट करेगा, तो हाँ इसका सर। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के से निकलेगा। यस सर। तो टाइम पीरियड देखते हैं कितना आया, 2 पाई रिड्यूस मास 60 और 30 का 20 के 1800, 2 पाई बाय 3, एक मिनट, ये पाई कहां से कटेगा? √10 से कट गया, ओके, हाँ 2/3 सेकेंड। तो टाइम पीरियड 2/3 सेकेंड आया, तो अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अगली एक्सट्रीम पे कंप्रेशन आएगा, तो T/2 पे कंप्रेशन, फिर T/2, हर T/2 के बाद ये होता रहेगा। समझ में आया? जी सर। देखो ये कह रहा हूं, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 2v, इसकी वेलोसिटी v, फिर आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, और फिर वेलोसिटी हो जाएंगी 0, फिर इतनी ही नेचुरल लेंथ आएगी और वेलोसिटी v 2v, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से मैक्सिमम एक्सटेंशन, वेलोसिटी 0। याद आ गया?
यस सर। ये T/4, 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 ठीक है। तो नेचुरल लेंथ T/4 पे आई, फिर 3T/4 पे। तो नेचुरल लेंथ क्या अचीव कर रहा है? T/4, 3T/4, 5T/4, 7T/4 अप टू सो, इसलिए मल्टीपल आंसर। सर पहले से वेलोसिटी होती तब भी कर सकते हैं ना आप तो। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास को स्टॉप कर दो, मजे करो। हाँ ठीक है। पक्का समझ में आया क्या फायदा हुआ? सेंटर ऑफ मास स्टॉप करने पे ग्रेविटी भी खत्म हो गई, यस सर। हॉरिजॉन्टली बन गया। है ना? हाँ। ठीक, ये वैसा ही है जैसे अगर मैंने ये कुछ ऐसा होता है, इसको वेलोसिटी भी दे रखी है ना, ग्रेविटी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? 2v0/3 है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाओ, और अच्छी बात है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये वाला पॉइंट स्टॉप्ड है, एक तो ये हो ही गया अंतर, हाँ इसकी वेलोसिटी v0/3, इसकी 2v0/3, और दूसरा ग्रेविटी भी खत्म हो गई। तो ये प्योर सर्कुलर मोशन का केस हो गया दोनों का। यस सर। तो सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, तो दोनों की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। आया समझ में? यस सर। अब हमसे पूछा होता कि वेलोसिटी ऑफ 2m, अभी v0/3 है, ये हाँ। ओमेगा से घूम रहा है, हम्म। ओमेगा की वैल्यू आप v0/3/L/3 लिखो, या 2v0/3/2L/3, सेम है। यस हाँ। सर। अब अगर किसी भी टाइम पे पूछा होता तो किसी भी टाइम पे इसका वेक्टर ओमेगा टी घूम जाता? एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट। नहीं, क्या का कंसेप्ट, वो तो कांस्टेंट ही है इंडिविजुअली। अच्छा। अरे हम सीधे इसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड v0/3 माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये कुछ झिला? यस सर। झिला? यस सर। क्योंकि किसी भी टाइम पे ये अगर ओमेगा टी घूमेगा, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहनी है क्योंकि ग्रेविटी नहीं। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ m एट t माइनस वेलोसिटी ऑफ 2m एट t, यही आएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2m। सोचो, यस सर। अब ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिख दी, और बड़ी अच्छी बात है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t ये भी हमें पता है, क्या है? v0/3 माइनस जी टी जे कैप। झिला? नहीं झिला? हाँ ठीक है। यस सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? शायद 2v0/3 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2v0/3, एक्सीलरेशन g, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी आ गई, तो ग्राउंड फ्रेम में 2m का आंसर मिल गया। पक्का समझ में आया डॉट्स कैसे कनेक्ट हुए हमारे? हाँ कि सर। रिलेटिव मोशन में हमने देखा था इसके फ्रेम में निकालो, उसका जोड़ दो। अब हम इसका निकालना चाह रहे थे, तो ग्राउंड फ्रेम में ये मोशन बहुत गंदी हो रही थी, लेकिन सेंटर ऑफ मास को स्टॉप करके मोशन बहुत आसान हुई। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आंसर निकाला, उसका जोड़ दिया, ग्राउंड फ्रेम का आंसर आ गया। मिल गया? यस सर। तो समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ मास आपकी मदद करने के लिए है ना। सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छी जुगाड़ है एक तरीके की, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने में हेल्प कर देती है। सर इसमें कुछ इंस्टेंट के लिए उसके ऊपर वाली बॉडी के पास एक एक्सीलरेशन आ रहेगा कुछ इंस्टेंट के लिए। एक्सीलरेशन तो अपना हमेशा ही है, दोनों पे साइनसोइडल एक्सीलरेशन नहीं है। नहीं वो आएगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद उसके मतलब स्प्रिंग एक्सीलरेशन आएगा ना, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन पे थी, तो एक्सीलरेशन नहीं आएगा दोनों पे, kx लग रहा है। आएगा, बिल्कुल आएगा। आएगा? हाँ। तो इसका इनिशियल एक्सीलरेशन कितना होगा? तो kx बाय मास,
kx बाय मास। हाँ। kx की वैल्यू कितनी थी 300, इसकी सर वैल्यू कितनी 30 थी वाला तो 300। जैसे ही कट करेंगे अरे उसके सुन बाद तो कुछ इंस्टेंट के अरे लिए तो सुन तो जीरो ले रहेगा। सुन तो ले सुन तो ले भाई, लो वर्टिकली रख रहा हूं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप निकालना चाहो तो ग्रेविटी मिसिंग है, लेकिन ये फोर्स तो 300 न्यूटन लग रहा था, तो अब भी 300 लगेगा। हाँ तो इसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, इसका 60 900 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हाँ लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद 10 से गिर रहा था, तो ग्राउंड फ्रेम में आंसर क्या आएगा? इस पे 10 माइनस करो तो इसका एक्सीलरेशन 0, इसका एक्सीलरेशन 5, और कॉमन सेंस यही कहता है। सोचो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करते तो ग्रेविटी लेनी पड़ती, तो फिर आप ये 300 के साथ एक 600 और लगाते, और इस 300 के साथ 300 लगाते। हाँ बिल्कुल। तो पक्का समझ में आया डिफरेंस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हुआ और ग्राउंड फ्रेम में क्या हुआ। हाँ और ये एक्सीलरेशन बदल रहा है, साइनसोइडल फंक्शन है, और मैं बिना सॉल्व किए लिख सकता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक्सीलरेशन ऑफ 60 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना है? 5 है, और ये मैक्सिमम है नहीं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये है ऊपर वाली, तो एक्सीलरेशन ऑफ 60 किलोग्राम कितना आएगा? 15 कॉस ओमेगा टी, ये जला माइनस जी कैप, और एक्सीलरेशन ऑफ 30 10 कॉस ओमेगा टी जी कैप। तो 300/60 ये 20 है शायद, है ना? हाँ, इसीलिए वो कंट्राडिक्शन है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? 900/60। ये कुछ गड़बड़ क्यों हुआ? 300/60 5 होगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या, तो उसके पास सेंटर ऑफ मास के बाद तो इनिशियल एक्सीलरेशन भी तो होगा ना कुछ। नहीं नहीं, वो तो जी के जोड़ेंगे साथ। अपन। 300/60 ये कितना था? ये कुछ गड़बड़ लिखा है शायद, ये 5 है यार, ये कैलकुलेशन ही गलत कर रखे हैं मैंने। ठीक है, अब सब सही है, हाँ अब कैलकुलेशन सही गलत है। हाँ कर दी, अब सही है। तो अब 15 हो गया, अब सब कुछ सही है ना? तो हाँ, ये समझ में आया डायरेक्ट कॉस फंक्शन कैसे लिख दिए? क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है मैक्सिमम है। सोच सकते हो क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें Extension है। मैक्सिमम एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन। लेकिन ये आंसर तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आए, लेकिन अच्छी बात है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन -10 जे कैप है, तो इसका ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है तो 10 जे कैप जोड़ दो, इसमें 10 जे कैप जोड़ दो, मिल गए ग्राउंड फ्रेम के आंसर। यस सर। अब वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ 60 कितनी है? 60 किलोग्राम की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, 0 से चालू कर रहा है, फिर हमें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा ई साइन ओमेगा टी, सोच लो ये पहले। ये सोच पाए? हाँ। क्लियर? यस सर। और एम्पलीट्यूड कितना है? तो एक्सटेंशन कितने का था? इस एक्सटेंशन को रेशो में बांट दूं? सोचो, नहीं झिल रहा है तुम लोगों को? सोचो ये अच्छे से, जल्दी सोच लो। इनिशियल एक्सटेंशन 1/6 था, हाँ। यही मैक्सिमम एक्सटेंशन है सेंटर मास फ्रेम का, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। और मैक्सिमम एक्सटेंशन को मास के इनवर्स रेशियो में बांट दूं तो इनिशियल एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड मिल जाएंगे। हाँ तो मैंने मास के इस 2m का मास निकालना था, तो x0/3 एक्सटेंशन लिख सकते हैं 2m का, इसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका a होगा तो इसका 2a होगा, और a + 2a मिलके x0 होगा। ओमेगा तो हमें पता ही है 2π√μ/k। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लिख सकते हैं दोनों की।
फंक्शन भी लिख सकते हैं। और जहां तक सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास की तो बहुत ही आसान है वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीटी हाँ जोड़ दो, वेलोसिटी भी निकल आएगी। ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि दोनों फ्रेम में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चीजें ज्यादा आसान थी क्योंकि फोर्स नहीं था। चलो 23 चलो हो गया। हो गया। Yes. 24 चलो कोई डाउट? नहीं सर। क्योंकि अभी ये नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ से एक मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस आएगा, फिर नेचुरल लेंथ वाला केस आएगा। ठीक है, तो ये T/4 समझ गए। तो ये कांटेक्ट में कब है? T/2 के लिए कांटेक्ट में। चलो अगला क्वेश्चन 25, 6, 7, 8 डाउट इसमें? काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब आ जाओ 26 ठीक है। आ गया। हाँ, थीटा root डिस्प्लेस 48 करो, आता था। फोर्सेस देखो, क्या बताना है? ये बता दिए, रूट 48 आया था इसमें। देखो थीटा डिस्प्लेस करोगे तो इस पे mg का टॉर्क आएगा इधर, kx का टॉर्क हाँ। आएगा इधर, k1x और k2x भी जुड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल। सोचो, तो रीस्टोरिंग टॉर्क k1 प्लस k2x माइनस mg इंटू L/2 साइन थीटा, k1 प्लस k2 इंटू L थीटा, x की वैल्यू लिख सकते हैं yes mg L/2 थीटा। तो k1 प्लस k2 इंटू L माइनस mg L/2 थीटा, ये c है, 2 पाई अंडर रूट I/c। नहीं आ रहा है? शायद मैंने ऐड कर दिया। हाँ, तुमने ठीक है। प्लस ले लिया होगा पक्का। हाँ सर प्लस ले लिया था। प्लस होता, बिल्कुल प्लस होता अगर क्वेश्चन ये होता। ठीक है। समझ गए ना? तो हमेशा रटना मत कि हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स ऐड ही हो जाता है, इसमें दोनों की टेंडेंसी वापस लाने की। ठीक, हाँ चलो अब आ जाओ 27 हो गया। चलिए सर। वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो। 28 हैंड्स प्रूफ। Yes, sir. 29 चले। चले, m/k का रेशियो मिल जाएगा शायद इससे, है ना? वही है क्या? हाँ 30। चलो चले। चलो ये गंदा सा कॉम्प्रिहेंशन ये दिए नहीं था। है ही नहीं तो है। है ही नहीं, नहीं नहीं था। नहीं, मैट्रिक्स भी नहीं थी। मैट्रिक्स भी गायब थी। Matrix तो ये कर लेना। ठीक है क्यों गायब थी? कर ले। सर क्योंकि वो ये 30 जो कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आंसर वाली शीट से कर लेना। वाली सीट में थी, उसी सीट आंसर वाली जो शीट शेयर की ना उसमें है ये क्वेश्चन, कर हाँ लेना। तो किया था उसमें। ठीक है, चलो। सर ये जो 27 वाला है, कौन सा? 27 वाला क्या डाउट है? मिल गया 27 एनर्जी वाला। डायरेक्टली आईसीआर के अबाउट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसमें मेरा 16/3 आ रहा था। हाँ यही जब सही तो है, 16/3 तो है। 16/3 आंसर। वो पता नहीं लास्ट में उन्होंने 2 कर दिया, एकदम लास्ट लाइन देखी हाँ कुछ तो भी पता नहीं। 16/3 है ना। 16/3। हाँ चलो अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। हाँ क्या है, क्या क्लिक हो गया? चलो एक क्वेश्चन तो ये था, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। एक तो ये था क्वेश्चन, है ना? तो ये जब यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? √2gh। Yes, sir.
एल के टर्म में आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली पाथ लेंथ तो हमें पता है पाई L/2 है। यहां का टाइम हमें पता है 2π√L/g से कुछ ज्यादा 1 + θ²/16 अप टू सो। ये होता है लार्ज अगर एंगल है तो टाइम पीरियड कुछ और निकलता है, कुछ ऐसी सीरीज बनती है। तो पहला टर्म 1 है, दूसरा θ²/16, थीटा रेडियंस में, ठीक है। टेंशन ऊपर की तरफ आएगी तो उससे भी समझ आ गया था कि जी से तो कुछ कम ही आएगा एक्सेलरेशन हमेशा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसे सोच सकते हो ना, हमने जी साइन थीटा को जी थीटा मान लिया था, तब जाके 2π√L/g आया, तो जी एक्चुअली इज स्मॉलर, दैट्स व्हाई टाइम पीरियड इज एक्चुअली बिट हायर। और ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसका अगला ही टर्म देखें तो π/2 का होल स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर को 10 ले लें बाय 64, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा इससे ही काम चल जाएगा। 2π√L/g 1/10, 10 से पाई काटो तो 2 सेकेंड के आसपास है ना। अब ये यहां से नीचे गिरता तो 2L/g, ये टाइम लगता नीचे गिरने में, ये आया 1/√5, ये टाइम तो कम है, तो टाइम तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की, वो सीधे ही समझ में आ गया था। मेन था पाथ लेंथ। पाथ लेंथ के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, नीचे वाला कितना होगा, √2GL × 2L/g, 2 मीटर। अब हम इसमें ये सोचेंगे कि अगर हम 1 का सर्कल बनाते तो पक्का इसके अंदर आता। ये सर्कल अंदर इसलिए आया, ये पैराबोला है, सर्कल ऊपर से ऐसे जा सकता था लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इस पे कंपेयर करें इसकी पैराबोला की रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेलोसिटी √2GL है, एक्सीलरेशन g है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर v²/g, तो 2L, मतलब पैराबोला की रेडियस 2L है, तो पैराबोला ज्यादा फ्लैट है, सर्कल ज्यादा कर्व्ड है। ये समझ में आए? तो पक्का सर्कल अंदर ही लाई करेगा, और ये ऐसे गया तो ऑब्वियसली पैराबोला ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। इसका आंकड़ा भी आएगा, आगरा दिल्ली दोनों है। वो जिसने दिया है उसने गलत टिक लगा के दिया था। एक ये था, एक और कोई किसी ने क्वेश्चन मुझे भेजा था अच्छा से, वो शायद मैंने शेयर नहीं किया। ऊपर वाला यही एक और था, इसके अलावा भी था। एक शंख ने भेजा था सामने, पहले एक भेजा था। शंख ने कौन सा भेजा था? वो तो वो विंग वाला था, कब ऐसे चल कब तक मैंने सॉल्यूशन भेजा सही था। चलो, ये एक ही इसका था। आंसर नहीं आ रहा था। इसका ठीक है, आपने देखते जो हैं। ये तरीका क्वेश्चन देखो, रबर कॉर्ड, ये रबर कॉर्ड है, ठीक है। मास बच्चे का कितना है 0.5, तो के की वैल्यू कितनी है 10, तो ये नेचुरल लेंथ कैन बी पुल डाउन, ओके। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है। एक्सटेंशन कितने का है इसका, के की वैल्यू 10, 10x इज इक्वल टू 0.5 जी, 0.5 का 0.5 × 10, तो एक्सटेंशन है 0.5 मीटर का, वेलोसिटी 0। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी ये जो पोजीशन है वो उसकी मीन पोजीशन है, क्लियर। अब अगर मैं इसको यहां से x नीचे ले जाके छोड़ता हूं तो ये ऑक्सिलेट करेगा x नीचे और x ऊपर, सोच लो ये अच्छे से। हाँ नहीं सर, इसमें एक चीज नहीं होगी, जैसे ऊपर आएगा टॉप पे तो उसकी टेंशन कुछ और हो जाएगी। अरे अभी मैंने नीचे किया ना, हाँ ये ऐसे ऑक्सिलेट करेगा जो मैंने लिखा इन दो के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी फॉर इट्स ऑक्सीलेशन टू रिमेन सिंपल हार्मोनिक, अगर हमने इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया होता, कितना 0.5 से भी ज्यादा,
तो 0.5 से ज्यादा एक्सटेंड करते तो क्या दिक्कत हो जाती कि ये 0.5 नीचे तो पॉइंट उससे ऊपर जाएगा, और ऊपर sir. जाएगा तो नेचुरल लेंथ से नीचे ये रस्सी स्लैक हो जाएगी। हाँ सही। इसका मतलब अब ये सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हम दे सकते हैं वो आया 0.5। ठीक है, और इससे देखें तो ये आया 1 मीटर। नेचुरल लेंथ से 1 मीटर है, मीन पोजीशन से 0.5 है, वही 0.1। ये क्या है आंसर? वो आंसर G उन्होंने की k इक्वल टू value। 50 लेके दी हाँ है, वो गलत है। हाँ, आंसर गलत है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? हाँ तो इस Yes, क्वेश्चन sir. को हम ऐसे सोच रहे हैं, ये थ्रेड है, ये स्प्रिंग है। अब ठीक है क्वेश्चन, और अब ये ऑक्सीलेट करेगा, तो ज्यों ही स्प्रिंग में कंप्रेशन आया टेंशन नेगेटिव हो जाएगी, तो स्प्रिंग कंप्रेशन नहीं झेल सकती। इसीलिए हम मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ के बीच में जो गैप है उससे ज्यादा नीचे नहीं खींच सकते। क्लियर? ठीक है, सर, तो लेकिन जब वो रिटर्न होगी उसका जो इसी का अपन एक मिनट, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो। ये 3 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम। ठीक है, ये स्प्रिंग। तो अभी ये नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है? कितना नीचे? 50। के की वैल्यू 10 ले लेता हूं, तो 5 मीटर नीचे। अब हमने क्या किया, थ्रेड को काट दिया। तो जो ही थ्रेड को काटेंगे तो मीन पोजीशन, अभी मीन पोजीशन यही है, लेकिन मीन पोजीशन बदल जाएगी। फिर 3 मीटर पे 3 मीटर हो जाएगा। मीन पोजीशन आएगी कितनी? 3 मीटर यहां से 3 मीटर। 3 एम्पलीट्यूड 2। तो यही हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। बिल्कुल। तो ये एम्पलीट्यूड है 2 मीटर, हाँ। और 2 मीटर नीचे 2 मीटर ऊपर अभी भी रस्सी सिलेक्ट नहीं हुई है। अभी भी मिनिमम एक्सटेंशन 1 मीटर का बचा है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन 5 मीटर का है। झिल गया? हाँ लेकिन जरा सोचो, ये उल्टा होता, 2 इधर होता और 3 इधर होता। अब ये नेचुरल लेंथ है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, और मीन पोजीशन कितनी आती इसकी? यहां से 2 मीटर आती, और ये लेंथ है 3 मीटर। तो 3 नीचे और 3 ऊपर जाएगा तो स्लैक हो जाएगा। तो अगर प्योर स्प्रिंग होगी तो कंप्रेशन झेल लेगी। थ्रेड होगा अगर बीच में, या इलास्टिक कॉर्ड होगी, तो वो नहीं झेल पाएगी, कंप्रेशन नहीं झेल पाएगी। ठीक है, चलो, तो आंसर गलत दी इसकी। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। A hoop of mass m rests at the bottom of fixed cylinder. ये ऐसा है। ठीक है, चलो इसमें पहला क्वेश्चन, अगर एक ब्लॉक होता, ठीक है, जिसमें रोलिंग नहीं हो रही है, और एक ये है जिसमें रोलिंग हो रही है, तो अगर ब्लॉक होता तो इसका आंसर 2π√r/g सीधे सीधे आ जाता। कैसे निकालते वैसे ब्लॉक का भी? हम इसको थीटा पे खिसकाएं, इस पे फोर्स देख लें, रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा आएगा, पेंडुलम जैसे ही है सर। mg s/r। ये समझने की कोशिश करना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इस डायरेक्शन में लीनियर SHM मान रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट ना लेके डिस्टेंस लिया s। ये समझ गए? तो mg sin थीटा को ये, तो ये बन गया mg/r × s। तो ये हमारा k है 2π√m/k। क्लियर? सर वैसे एंगुलर एसएचएम लेके भी शायद वही आएगा ना आंसर, अगर उस ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। हाँ, टॉर्क से। हाँ, DCT में पहला कॉन्सेप्ट ये है जैसे मैंने किया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन को आप ऐसे मान सकते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है सोचना कि ये इसके रिस्पेक्ट में प्योर रोटेट कर रहा है। ये समझ पा रहे हो? इसके रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन। क्यों? बिल्कुल। रिजिड ऐसे लग रहा है जैसे रिजिडली कनेक्टेड हो। नहीं, डिस्टेंस नहीं, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। जितना ये बोर्ड घूमा है उतना ही ये थीटा घूमा है, उतना ही ये वेक्टर थीटा घूमा है। यस सर। ये फील आया ये मैंने क्या कहा? Yes, sir. हाँ सर। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक ऐसे हो गया कि ऐसे है, सोचो पेंडुलम होता और पेंडुलम ऐसे घूम रहा होता पूरा, तो ये प्योर रोटेशन है इस पॉइंट के अबाउट। तो
अब ये mg है, तो टॉर्क आया mg इंटू आर इंटू साइन थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया m r स्क्वायर। r कौन सा? ये। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म लेना पड़ेगा, हालांकि खुद के अबाउट वाला भी लेना था प्लस ICOM, लेकिन वो हमने पॉइंट मास मान के निगलेक्ट हाँ कर दिया। जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि तो अगर दिया होता तो हमें ये लेना पड़ता। क्लियर? हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर ये पूछा होता तो। ठीक है, पक्का? हाँ मिटा रहा हूं मैं इसको। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो है रोलिंग ही हो रही है इसमें, तो अब रोलिंग हो रही है, तो अब हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेट कर रहा है, क्योंकि कर रहा होता तो ए पॉइंट इधर होता तो ए इधर होता। सोचो, अगर ये उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होता तो ए हमेशा इसी पॉइंट पे लाई करता, और अगर रोटेट नहीं कर रहा होता तो ए पहले इधर है, फिर ए इधर है, फिर ए इधर है। सोचो, ये प्योर ट्रांसलेशन का केस होता, हाँ बिल्कुल। ये प्योर ट्रांसलेशन का केस होगा। क्लियर? हाँ Yes. तो यहाँ फिर अब ये कंफ्यूजन है, तो यहाँ एनर्जी ही बेहतर तरीका है इसको सॉल्व करने का। जहां भी क्या ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए कि किसके अबाउट कर रहे हैं, लफड़ा खत्म करके हम एनर्जी कंजर्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? V बाय R, और यहाँ पे रेफरेंस मान लो, इस पॉइंट को रेफरेंस ले लो, तो इस पॉइंट की एनर्जी है हाइट, ये mgh, तो mgh प्लस प्योर रोलिंग हाफ क्या है? रिंग 2mr स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं कांस्टेंट, और h की वैल्यू r माइनस r1 माइनस कॉस थीटा हाँ बिल्कुल। Yes, sir. प्लस mv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ कॉस थीटा को थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख दूं। बिल्कुल सर। क्या है? ये पेन ही नहीं चल रहा। mv स्क्वायर प्लस, तो हाफ 2mv स्क्वायर, तो m इफेक्टिव 2m आ गया, और c इफेक्टिव आ गया mg r माइनस r, i इफेक्टिव लिख लो। एक मिनट, क्या हम्म, ये सी इफेक्टिव mg इनटू टी इफेक्टिव तो थीटा के टर्म के चलो साथ मत, लेते हैं ना। नहीं लिखते, चलो ट्रांसलेशन से कर रहा हो ना, तो हाफ 2mv स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं, तो नहीं? रोटेशनल से किया। रोटेशनल नहीं, से हम किया था। अब जितना मैंने लिखा है उस हिसाब से पहले ट्रांस हाँ। हाफ 2mv स्क्वायर प्लस अब क्या था? mg r माइनस r थीटा स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अगर हम इसको ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस थीटा को s बाय r माइनस r लिखना पड़ेगा। mg r माइनस r, थीटा कहाँ से, सॉरी डिस्टेंस कहाँ, सेंटर ऑफ मास का ले रहे हैं, तो r माइनस r, तो s बाय 2r माइनस r होल स्क्वायर, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k g r माइनस r। अरे होल स्क्वायर कैसे लिखा? क्या? ये वाला टर्म कैसे लिखा? लास्ट वाला mg r माइनस r s माइनस। थीटा को आर्क बाय रेडियस लिख दिया ना, तो आर्क कितना है? s, एक मिनट, थीटा स्क्वायर हाफ c थीटा स्क्वायर, तो c सिर्फ, तो एक थीटा अपन को टॉर्क में इधर देना पड़ेगा, हाफ c थीटा स्क्वायर, तो फोर्स कितना बनेगा? हाफ k x स्क्वायर, तो k mg r माइनस r, नीचे सही है, m कट गया, ये आया। एक आर ऊपर अलग है, वो वैसे भी डायमेंशनली वो डायमेंशनली ले लेते हो तो ठीक है। आ गया आंसर? एक बार आप नेक्स्ट इमेज पे जाएंगे। नहीं तो तुम लोगों ने कैसे किया, आप बताओ।
मैंने उसको v बाय आर, v को ओमेगा के टर्म्स में लिख लिया था, तो अल्फा इक्वल टू तो ओमेगा v को स्क्वायर थीटा v को कौन सा ओमेगा आर लिखा? वो i में r और v में r आके कट जाएंगे ना दोनों, मतलब ये हाँ राइट हैंड साइड बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये ओमेगा और वो थीटा रेट ऑफ चेंज अलग अलग है ना, हाँ हाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो वो कन्वर्जन कहाँ किया? कन्वर्जन नहीं आया समझ में? एक मिनट कौन? ये जो रोटेट किया, हाँ ये ओमेगा तुम्हारा ये वाला ओमेगा है, और ये थीटा ये वाला थीटा है, अलग अलग है ना दोनों। अच्छा हाँ, उसका हाँ rate of change समझ अलग। गया, ओके ओके समझ गया। तो उसमें एक एस बाय आर का फैक्टर आएगा ही, हाँ हाँ, समझ अगर ये वो फैक्टर बराबर आएगा होते ही, तो हम डायरेक्टली लिख इसीलिए देते। तुम्हारा नीचे की जगह वो ऊपर आ जाएगा। समझ गया। और वो रिलेशन ऐसे होगा कि अगर इसने एस डिस्टेंस कवर अप किया इसके सेंटर ऑफ मास ने, ठीक है, तो इसकी है ना, तो एस डिस्टेंस कवर अप किया है, तो ये वाला थीटा कितना है? एस बाय आर। और इसका जो थीटा रोटेटेड वो थीटा डैश होता, तो थीटा डैश कितना है? आ गया समझ गया? आ गया। ये रिलेशन है। और जो हाँ, तुम्हारा हाँ, ओमेगा है वो डी थीटा डैश बाय डी टी है। क्यों? क्योंकि ओमेगा तुमने ये वाला माना है। यस सर, तो समझ गया मैं रोटेशन से क्यों नहीं कर रहा था, ट्रांसलेशन से क्यों कर रहा था? समझ गया। कंफ्यूजन कम होता। बिल्कुल यही थीटा वाला उस क्वेश्चन में है जो एक और मैंने ग्रुप पे भेजा था, ये वाला, ठीक है। ये सिंपली लगभग वैसा है जैसे मैंने एक इलास्टिसिटी में ट्विस्ट वाला बताया था कि ये कुछ ऐसे है, और ये अगर ट्विस्ट थीटा ट्विस्ट किया, ये अगर हम थीटा रोटेट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ जो ट्विस्ट एंगल आएगा वो फाई आएगा। ये समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ, थोड़ा बड़ा फिगर बना के। ये ऐसा है, ठीक है। एक इस पे हम एक लाइन बना लेते हैं, डॉटेड लाइन। ये अब हमने क्या किया, इसको ऊपर वाले को फिक्स रखा है, नीचे वाले में हम एक ट्विस्ट दे रहे हैं, इसको हमने ट्विस्ट दिया ये, तो ये जो वाइट लाइन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, फाई, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो सेंटर के अबाउट है ये थीटा घूमेगा। और ये अगर लेंथ आर है, ये एल है, तो हम लिख सकते हैं एल फाई ही आर थीटा है। मिल गया? कोई दिक्कत तो नहीं? और दिख रहा है हमारा थीटा काफी बड़ा है फाई के मुकाबले, है? तो प्रैक्टिकली ट्विस्ट निकालने का यही तरीका ही है कि अगर हमें रॉड की या किसी इसकी रिजिडिटी निकालनी है, जैसे हमें इसका लगाना है क्या, जैसे इस पे हमने अगर फोर्स लगाया होता F, तो टॉर्क आता F अपॉन 2 पाई आर एल इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इंटू फाई। ये समझ में आया? ट्विस्ट वाला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स, और ईटा इंटू फाई आता मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, लेकिन फाई कौन सा आता? एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब ये प्रैक्टिकली एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना कम होता है कि हम मेजर नहीं कर पाते, लेकिन हम ये तो मेजर कर सकते हैं, ये वाला थीटा एंगल, क्योंकि सोचो थीटा आएगा एल बाय आर इंटू फाई, और आर वेरी स्मॉल है, तो ये ठीक ठाक सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आया समझ में? तो हम दरअसल ये वाला एंगल मेजर कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, मोर और लेस वैसा ही क्वेश्चन ये था। अरे नेक्स्ट हो गया कि ये एक रॉड है, डिस्क है, सिमेट्रिकली 3 जगह से चिपकी हुई, ऐसी लटकी हुई है। अब हमने अगर डिस्क को थीटा घुमाया तो ये थ्रेड हो गए तिरछे, और डिस्क ऊपर आई, डिस्क हल्की सी आ गई ऊपर, ये तो ये हल्के से तिरछे हो गए, ऐसे कुछ।
ठीक है, तो इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हम टॉप व्यू देखें तो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक टॉर्क लगाएगा, सोचो वर्टिकल एमजी को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल इस पे एक ट्विस्ट लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। तो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इनटू आर, ये टॉर्क है। ठीक, लेकिन दिक्कत ये है कि थीटा डिस्क को घुमाओगे तो थ्रेड में फाई का चेंज आएगा। बस कॉन्सेप्ट अब बस छोटा सा वही है जो हमने अभी किया, कि ये अगर ऐसा था, हमने अगर इसको थीटा घुमाया तो ये पॉइंट हमारा खिसक के यहां पहुंचा, ये एंगल आया फाई, ये एल है, ये आर है। तो हम लिख सकते हैं आर थीटा इक्वल टू एल फाई। ठीक है, तो ट्विस्ट आया, टॉर्क आया 3t cos थीटा इंटू आर, 3t sin थीटा इंटू आर, सॉरी। कोई दिक्कत तो नहीं? और हम लिख सकते हैं 3t cos फाई ही mg है, तो t की वैल्यू यहां 3t की वैल्यू mg tan फाई इंटू आर, tan फाई को फाई ले लो, लेकिन हमें थीटा के टर्म में लिखना है, तो फाई कितना है? फाई है आर बाय एल थीटा, ये हमारा टॉ है। निकालना क्या है? आंसर क्या था वैसे इसका? सर वो मैंने शेयर की थी फोटो एक की थी, तो ये टॉर्क है जो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसमें पूरा वो निकालना है ना? क्या मास एनर्जी से भी कर सकते हैं? हाँ बॉडी एंड डिस्क, कोई बॉडी भी है? हाँ, उस पे सेंटर पे रखी हो। ओके ओके, ठीक है। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दिया। बेसिकली टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला था। या हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ, तो ये हाइट कितनी ऊपर उठी, तो mg डेल्टा h, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को हाफ सी थीटा स्क्वायर से कंपेयर करना है। तो mg h L1 माइनस cos फाई हाफ सी थीटा स्क्वायर, और इसी को mgl फाई स्क्वायर बाय 2 हाफ सी थीटा स्क्वायर। सेम आंसर है अपना जो सी पहले निकला था। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? mgl, ये फाई को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बना mg फाई को थीटा में l, कितना था फाई? l फाई इक्वल टू r थीटा, ये बना आ गया। ठीक है, तो ये सी है 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी लगाना है, ये टाइम पीरियड। तो एनर्जी से करने में कई बार दिमाग कम लगाना पड़ता है। देखो एनर्जी में हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, सीधे ये सोचा। चलो बस हो गए, इतने ही थे। जो बताया था आपने, अभी आपने जो कौन सा था वो रबर कॉर्ड वाला जो क्वेश्चन था, हाँ, आप उसमें कह रहे थे कि इसकी जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पे आने तक वो आपने कहा था उसका मैक्सिमम उतनी डिस्टेंस अपन खींच सकते हैं उसे। हाँ। पर लेकिन उस पे जब सेकंड एक्सट्रीमम पे आएगा तो उसकी टेंशन जीरो को टेंड नहीं करेगी। तो जीरो हो जाएगी, तो जीरो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो तो हो सकती है ना। मतलब अगर टेंशन जीरो हो गई तो उसमें वो दिक्कत नहीं हो जाएगी कि ऊपर नीचे फोर्सेस डिफरेंट है? अरे यार टेंशन जीरो हो गई तो जी mg नीचे है, और जब टेंशन मैक्सिमम थी टेंशन की वैल्यू 2mg थी, ये mg था, अब भी रिजल्टेंट g है ऊपर की तरफ, पहले भी g नीचे था। हाँ ये तो सोचा है, ठीक है सही है। यहाँ टेंशन 2mg होगी, वहाँ टेंशन जीरो है। हाँ ठीक है मीन पोजीशन की डबल होगी ना। हाँ समझ गया। चलो मैंने क्या विशाल खुलना सर, एक क्वेश्चन था जो आपने कराया। काय पे खोलूं? विशाल ये अग्निहोत्री मिल गया मुझे। हाँ कौन तो सा? ये जो है नीचे फोटो सबसे नीचे, तो इसमें आपने सर नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लिया जो ट्यूब का था? किसका? अभी एक इक्वेशन लिखी थी डेल्टा पी, ये प्रेशर ले तो लिया, ये प्रेशर क्या है? लिक्विड ने जो वॉल पे फोर्स लगाया, वॉल वही तो लिक्विड पे लगाएगी, तो प्रेशर के टर्म में लिख लिया ना।
फिर ये जो आपने जब इक्विलिब्रियम के लिए लगाई तो सिर्फ डेल्टा पी ए लिखा है ना वहाँ पे? हाँ तो प्रेशर, एक प्रेशर इधर का लिया राइट साइड का, हाँ। कलर ले लेता हूँ, एक प्रेशर इधर का लिया एक इधर का लिया, और ये जो फोर्स है यही तो दीवार का फोर्स है, ये वॉल का फोर्स है P, ये P नॉट है, हाँ। ये P बाय वॉल है, बाय लिक्विड ऑन वॉल, वॉल ऑन लिक्विड, न्यूटन थर्ड लॉ। सर इसमें इसी में एच डैश निकालेंगे तो वो भी सेम तरीके से निकालेंगे एच डैश, हाँ तो अब तो मतलब हम सेम अब ही तो सीधे सीधे एच डैश क्यों निकालेंगे, एच डैश गिवन होगा तो रेडियस पूछी जाएगी, ये क्या मतलब एच नहीं डैश मतलब निकालेंगे, कैसे निकाल लो, नहीं वो तो दिया हो, गिवन है ऐसा है तो ये फिगर एच डैश, तो ये प्रेशर गिवन होगा तो हम एच डैश निकाल देंगे ना, या रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा तो, हाँ सही है क्योंकि इसका पी नॉट है, इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट माइनस 2T/R है या T/R है जो भी, और इसका प्रेशर पी नॉट माइनस एच डैश रो जी है, कंपेयर करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। HCV छोटा सा काम दिया था, थ्योरी में डाउट बताओ, कोई भी कहीं भी डाउट, पढ़ ली थ्योरी वैसे? हाँ सर। बहुत आइंस्टाइन बन के नहीं पढ़ना है, ऐसे देखते जाओ यार, हाँ कंफर्टेबल है जहां लगे वहां डिटेल में पढ़ लो, मैक्सिमम फोटो देख के समझ में आ जाएगा क्या करना कहना चाह रहे हैं, तो इग्नोर मार देना उसको, ठीक है? आ गया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो सर आपने उस पर लिखा था कि कुछ लेक्चर से भी मतलब लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि लेक्चर से क्या दिखना है क्लास नहीं, वो मैंने अगले उसके लिए, इसमें लेक्चर से कुछ नहीं दिखना है इस पार्ट में, साउंड नहीं आया, साउंड अगले में, साउंड अगले में आएगा। हाँ सर, साउंड में एनर्जी में दिक्कत है, साउंड अगले में आएगा। सर वो एक स्टैंडिंग वेव्स में वो नोड्स और एंटी नोड्स की जो एनर्जी होती है सर, वो वाला पार्ट थोड़ा सा बता दीजिए। नोड्स और एंटी नोड्स की एनर्जी मतलब क्या होता है? मतलब पावर ट्रांसफर वहाँ पे। हाँ मतलब पावर जो, फिर बोर करोगे, एक बार डिस्कशन में ये बता चुका हूँ मैं, पूरा डिस्कशन इसी पर से था। सर वो वीडियो ढूंढी तो थी, मिल रही वो रिकॉर्ड नहीं देखो मिल ही नहीं रिकॉर्ड, मुझे तो मिली थी कल, मैंने डाली नहीं, मैंने कहा HCV तो पढ़ रहे हो तो समझ में आ ही जाएगी। ये था पावर ट्रांसफर, देखो मैं दोनों को कंपेयर ही कर देता हूँ, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग, बस क्या है कॉमन सेंस ही, महा सड़ा कॉमन सेंस। मैं लेफ्ट टू राइट पावर निकालना, ठीक है? तो ये हमारी ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है? मतलब ट्रैवलिंग वेव की तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब इस पॉइंट पे अगर पावर निकालनी है तो इसकी वेलोसिटी और टेंशन, तो लेफ्ट ने कितनी पावर की, तो टेंशन का फोर्स की डायरेक्शन, टेंशन ऑलवेज पुल्स होगा, हाँ सर, वेलोसिटी, और वेलोसिटी नीचे या ऊपर, इसकी नीचे है, नीचे है, नीचे, क्योंकि लेफ्ट का नंबर आने वाला है, तो इस पॉइंट की पावर मिल गई। अब मैं किसी और पॉइंट की पावर ढूंढनी है, तो मान लेते हैं हम ढूंढते हैं इस पॉइंट की पावर, तो लेफ्ट ने टेंशन इधर लगाया, इस पॉइंट पे लेफ्ट ने टेंशन ऊपर लगाया, इस पॉइंट पे टेंशन इधर है, लिख सकते हैं? चलो वेलोसिटी देखते हैं अब इन सबकी, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर, इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी इसकी जीरो, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंशन इधर, वेलोसिटी नीचे। जी। तो हमेशा देखो T डॉट V इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझ गए? और ये जीरो कहाँ है? एंटी नोड पे, एक्सट्रीम, अरे एंटी नोड मतलब, हाँ ट्रैवलिंग है वो, लज्जा नहीं आई? सॉरी। चलो ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है और मेन पोजीशन पे मैक्सिमम, यहां तक ठीक है। और T डॉट V को मैं लिख सकता हूं T का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू वेलोसिटी, लिख सकता हूं। और T का वर्टिकल कंपोनेंट T डेल Y बाय डेल X टाइप का लिख दूं।
वजह है ये थीटा है, टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा, थीटा काफी छोटा है तो टी टेन थीटा लिख सकते हैं, इसको टी डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पावर का, टी डेल वाई बाय डेल एक्स, ए के बाहर निकलेगा, ए ओमेगा बाहर निकलेगा, और साइन की जगह दोनों कॉस बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर, चल रहा है, ए एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यस सर। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसका एवरेज 1/2 है, तो इससे एवरेज पावर का फॉर्मूला मिल गया। पक्का ठीक है ट्रैवलिंग में? हाँ जी सर। तो इसमें हम लिख सकते हैं एवरेज पावर हाफ टी ए स्क्वायर के ओमेगा, ये हाफ dm बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर? और dm बाई डी टी को लिख सकते हैं म्यू मास पर यूनिट लेंथ इनटू वेलोसिटी। पक्का समझ में आया? जी। हाँ ठीक ले डालो स्क्रीनशॉट। चलो हो गया। ये बताओ, इसको खिसकाने की फैसिलिटी नहीं है? ये तय है इसका रियल एस्टेट? नीचे नहीं नहीं नहीं, स्क्रॉल होता है। नहीं चलो अब पक्का समझ में आ गया, क्योंकि अब मैं वो वाली वेव बना रहा हूँ। हाँ ये ले लिया। चलो अब अपन यहाँ लिख लेते हैं स्टैंडिंग वेव। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि स्टैंडिंग वेव में जो डिफरेंस है, पहले मैं वेव बना लूं, ये किसी भी समय का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब अंतर ये है कि किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटीज बनाओगे ना, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कौन सा किधर जा रहा है बताओ? नहीं पता चलेगा, पहले नहीं पता चलता इसमें। तो पहले तो आपको एनवेलप पता होना चाहिए। ये येलो समझ में आया क्या चीज है? येलो है एनवेलप, हाँ ठीक है। और बेहतर है ये दोनों तरफ से बनाओ। इसका मतलब ये पार्टिकल की अगर वेलोसिटी वेक्टर देखो, मेन चीज यही है। पता नहीं ये झिल रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा अंतर इनमें। ये कुछ ऐसे बनेंगे, सोचो। यस सर। और जरा इधर के वेक्टर देखो, इस वाले में वेक्टर कैसे बनते कि ये ऊपर है, ये रेस्ट पे है, देखो ये वाला नीचे। ये देखो डिफरेंस समझ में आया दोनों में? एक लोब के सब ऊपर जा रहे हैं। तो वो नीचे भी तो जा सकते थे, नीचे क्यों नहीं है? हाँ वो नीचे भी, कोई भी, वो नहीं पता मुझे कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे। बिल्कुल सही है कि ये पूरे के पूरे नीचे या ये पूरे के पूरे ऊपर हो सकते थे। पक्का समझ में आया? हाँ सर। और एक अंतर देखो, इसमें इसी की वेलोसिटी मैक्सिमम है और इसमें इसकी वेलोसिटी थी 0। ठीक, अब अगर मुझे पावर निकालनी है तो इस पे टेंशन चाहिए, तो टेंशन लेफ्ट की ऑलवेज पुल्स। लेकिन आप देखो कभी डॉट पॉजिटिव है, कभी डॉट नेगेटिव, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ यस सर। तो यहाँ टी y इंटू वी का डॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 है नोड्स एंड एंटी नोड्स पे। सोचो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं अब इसकी जरूरत नहीं, ये मिटा देते हैं। इसका हमेशा पॉजिटिव निकला था, उसका कभी प्लस कभी माइनस भी। ठीक है, तो अब हम इसका निकालने वाले हैं, तो एक जगह कहीं पे मैं जूम कर लेता हूँ, इसको ये बना लेता हूँ।
ये टेंशन है पीछे। ये टेंशन है। तो अब शायद झिल गया होगा, यहाँ पे टी डॉट वी नेगेटिव है, यहाँ टी डॉट वी पॉजिटिव है, यहाँ पे टी डॉट वी 0 है, और ध्यान दो नोड पे भी टी डॉट वी 0 है। यहाँ देखो टी डॉट वी फिर से नेगेटिव। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि नोड पे आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक्चुअली नोड पे वेलोसिटी नहीं है। एंटी नोड पे वेलोसिटी है तो परपेंडिकुलर है। तो ऑन एन एवरेज जो पावर निकालोगे वो ये सोचो ये अभी भी सही है, ये अभी भी सही है। लेकिन अब जरा मैं वैल्यू छापूं तो इसका फंक्शन में एक में कॉस आता है या एक में एक्स अलग होता है, ओमेगा टी अलग होता है, कर दें? तो डेल वाई बाय डेल एक्स करते, ठीक है? तो ए क्या टी ए के आता है, एक ए ओमेगा आता, लेकिन डेरिवेटिव पे कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी स्क्वायर तो नहीं बना ना? नहीं बना, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरिंग प्लस माइनस विथ टाइम, और टाइम के साथ भी प्लस माइनस है, एक्स के साथ भी प्लस माइनस है। इसमें क्या हो गया था, होल स्क्वायर बन गया था। तो इसमें अगर पूछा जाए तो एवरेज पावर कितनी आएगी? 0। मतलब अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, अब जो मैं कह रहा हूं, किसी एक पॉइंट पे डिफरेंट टाइम के लिए भी एवरेज है, किसी एक टाइम पे डिफरेंट पोजीशन के लिए भी एवरेज 0 है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। टाइम फिक्स रखो, एक्स वेरी करो, एक्स फिक्स रखो, टी वेरी करो, दोनों में ही पावर एवरेज 0 है। ये तो पक्का समझ में आया। इसमें पावर तो नहीं पूछी जाने वाली है क्योंकि एवरेज पावर आ रही है 0। लेकिन एनर्जी पूछी जा सकती है, एनर्जी कंटेन्ड इन सम पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। मिटा दूं? हो गया। हाँ चलो, अब हम एनर्जी स्टोर इन क्या है, ट्रैवलिंग वेव। तो हमसे पूछा होता कि बताओ इस लेंथ में एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी आती सिंपली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सोच लो, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर ऑल। क्लियर है पॉइंट? एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है। है। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? रे एनर्जी ट्रेवल्ड इन ट्रैवलिंग वेव में एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। अच्छा सॉरी, ट्रैवलिंग, ठीक है मैं वो अभी स्टैंडिंग की चलता है। हाँ, स्टोर्ड इन स्टैंडिंग वेव। अब क्या होता है कि स्क्रीनशॉट देखने से इससे ये पता चलता है कि देखने से आपको, स्नैपशॉट देखने से कभी पता नहीं चलेगा कि ये ट्रैवलिंग है कि स्टैंडिंग है। हाँ, एक जरूर अंतर आएगा कि स्टैंडिंग वेव में एक बार ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ट्रैवलिंग में कभी स्ट्रेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये दोनों ही, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है। वो हमें कैसे पता चलता है कि या तो हमें वेलोसिटी दी हो कि ये नीचे जा रहा है, ये रेस्ट पे है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और इसमें या तो सभी ऊपर या सभी नीचे। क्लियर? चलो, अब हमसे पूछिए एनर्जी। लेकिन एनर्जी के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा क्या, एनवेलप। ये एनवेलप है। अब ये हाइट हमें पता थी 2a, लेकिन सबकी एम्पलीट्यूड थोड़ी ना 2a है, तो एम्पलीट्यूड इज वेरिंग। तो एनर्जी निकलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर एवरेज, झिला, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 2a बाय रूट 2 और स्क्वायर। बशर्ते इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है, 2a साइन kx साइन ओमेगा टी।
मतलब ये जो 2a लिखा है, a नहीं, यहाँ 2a लिखा है। हाँ, ये ए वही हो जाएगा ना जिन दो वेव से बनी है उनका एम्पलीट्यूड क्या। हाँ, अब आ गया समझ में कि ये 1/√2 फैक्टर क्यों आया? आ गया। हाँ सर, ये जो ट्रैवलिंग वेव में है, ये एवरेज एनर्जी तो इसमें 1/2 नहीं है। ट्रैवलिंग में क्या एवरेज कौन सी चीज वेरिएबल है बताना जरा इसमें। अच्छा सब कुछ तो कांस्टेंट। इसमें तो सब हाँ, कुछ कांस्टेंट है ना। हाँ। m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट। इसमें m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a वेरिएबल। अलग अलग पॉइंट का ये अलग अलग है। हाँ। आखिरकार समझ ही गए? जी सर। जितने पार्ट की चाहिए उसमें m को म्यू l से रिप्लेस कर दिया। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? हाँ। अब क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा अगर इसका, जैसे ये है और ये थर्ड ओवरटोन में, तो हमने इसका डिब्बा बना लिया। इसका एंटी नोड का एम्पलीट्यूड दे रखा होगा, ये मान लेते हैं 3 mm एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी होती 500 हर्ट्ज। ठीक है, ये लेंथ दी होती कितनी, 50 सेंटीमीटर। मास दिया होता कुछ 10 ग्राम। तो अब एनर्जी पूछी होती, तो एनर्जी क्या बनेगी? बिल्कुल आसान, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हाफ, मास कितना है 10 ग्राम, ओमेगा कितना है 1000 पाई, a स्क्वायर कितना है, पक्का समझ में आया? यस ये सर। एनर्जी है, ये पूरी रॉड की एनर्जी है। ठीक है, मास टोटल ले लिया हमने, तो ये मास टोटल लिख चुके हैं 10 ग्राम। तो हमें लेंथ वेंथ की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मास ही गिवन था। ओमेगा स्क्वायर, तो ये टोटल मास है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए कितना आया? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, मिनिमम 0 है, एवरेज आया 3/√2 और 10 पे -6 मिलीमीटर की वजह से। आ गया समझ में? आ गया। हाँ। ठीक है, यस सर। है ना। इसी से हम ये कह सकते हैं कि एक कोई रॉड अगर nth हार्मोनिक में है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हमें निकालनी थी कि एनर्जी इसकी कितनी है, nth हार्मोनिक। तो ये बनता हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर लिख सकते हैं। सर एक 2 पाई नहीं है, मतलब ओमेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी आती है ना। लो खुश। आया? तो ये किस पे डिपेंड किया? n स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बस ध्यान रखना ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड इज 2, ये मान के हमने। तो मैंने क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था कि n ज्यादा बढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही थी, हम दे भी नहीं पा रहे थे इतनी एनर्जी, क्योंकि n स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। सब एंस प्रूव्ड हो गया? यस। चलो, और कहीं कोई दिक्कत आई? तो OL निकाल लो इसकी। हाँ, ये जरूर इसमें मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया था, वो याद कर लेना। इन्होंने यूज नहीं किया होगा कहीं, लेकिन समझ गए। पहले में स्क्रीन शेयर्ड है भी कि नहीं? नहीं है। नहीं है। अब तो ये जो स्पीड बदलने वाला फॉर्मूला, ठीक है, एम्पलीट्यूड बदलते हैं, स्पीड बदलते हैं, याद है? V1 से V2 में जाते हैं ना, ये वाला नहीं याद है? एक बार बता। ये एक वेव इधर जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चली गई, ये इधर चली गई,
और यहाँ पे वेवलेंथ बदल गई। ये पाई का C1, चेंज होता था ना उसमें तो। अरे अभी होगा, रुक जाओ, अभी तो वेव आगे ही निकल गई तो पाई तो देखी गई नहीं। तो इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, इसका एम्पलीट्यूड ए ट्रांसमिटेड, ए रिफ्लेक्टेड। क्लियर? तो ए ट्रांसमिटेड में कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ए नॉट 2c2 बाय c1 प्लस c2 ऑलवेज पॉजिटिव। ए रिफ्लेक्टेड ए नॉट c1 प्लस c2, लेकिन ऊपर आएगा c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, तो c2 माइनस c1 आएगा, तो नेगेटिव इफ enters in denser medium। सोचो, पाई का Yes, sir. मतलब पाई का चेंज आएगा, नेगेटिव ही पाई के फेज को चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक ठीक है? हाँ सर। अब इंसिडेंट एनर्जी U इंसिडेंट हाफ μ1 C1 ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। ठीक है? U रिफ्लेक्टेड हाफ μ1 C1 ओमेगा स्क्वायर ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर। झल रहा है कि नहीं? हाँ U ट्रांसमिटेड हाफ μ2 C2 ओमेगा स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड स्क्वायर। ओमेगा सेम है, μ2 C2 बदल गए। ठीक, ले डालो स्क्रीनशॉट। तो किन्हीं का भी रेशियो निकालना होगा, निकाल लोगे इससे। और म्यू और सी में रिलेशन क्या है? म्यू और सी में रिलेशन C1 इज इक्वल टू टी बाय μ1, C2 इज इक्वल टू टी बाय μ2, और सीरीज में टेंशन सेम होगी। हाँ तो हम यहां से लिख सकते हैं कि μ1 C1 स्क्वायर μ2 C2 स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि सीरीज में टेंशन सेम होगी। तो यहां से μ1 C1 और μ2 C2 ये रेशो आ रहा है, रेशो को हम यहां से काट पीट सकते थे। ठीक है? बेहतर है मैं इसको थोड़ा सा और लिख दूं। इसी को मैं, अगर मैं इसको U नॉट दे रहा हूं तो U नॉट इंटू ए आर बाय ए नॉट का होल स्क्वायर। क्लियर? और लास्ट वाला U नॉट इंटू ए टी बाय ए आर का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में एक टर्म और आएगा μ2 C2 बाय μ1 C1 हाँ. बाय μ1 C1। तो इसको मैं C1 C2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो C, समझ गया ना? क्यों? यहां से देखो μ1 C1 को μ2 C2, तो μ2 C2 बाय μ1 C1 की वैल्यू ही C1 बाय C2 है। तो इस टर्म को C1 बाय C2 लिख दूं, ये आया। और अंडरस्टूड है एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड। ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ठीक है? Yes, sir. एम्पलीट्यूड में जरूर उल्टा है, ये ट्रांसमिटेड नॉट प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी। देखो ये अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना इससे। ए नॉट प्लस ए आर का जोड़ के देखो। हाँ वही बन हाँ, और ये नोट ये यार बढ़ बराबर होगा गया। हाँ, और सही बात है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिस्टर्बेंस बराबर होगी। चलो, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो शायद यहीं दिक्कत होगी, और तो मुझे लगता नहीं कि अब कहीं दिक्कत होनी चाहिए इस टॉपिक में।
OL1 कोई दिक्कत? एक मिनट, OL कर ली है कि नहीं की? कर ली। एयर तो कर ली। व्हाइट बोर्ड है। स्क्रीन शेयर नहीं, कर वो तो ठीक है। Screenshot. OL कर ली है कि नहीं कर ली है? क्वेश्चन कर ली सर सर 12th वाला चलो OL1 1 to 8, चलो चलिए 9 10, चलो 11 12 12th सर 12th Though wire AB having identical construction are stretched from their natural length by small, the Young's modulus of wire densities. हाँ तो स्पीड निकाल लो ना। तो स्पीड क्या आएगी? रूट टी बाय म्यू। हाँ ये आएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया बाय म्यू, और म्यू रो इनटू एरिया है। सोचो, हाँ एरिया एरिया कट गया, तो ये फॉर्मूला बना बाय एक्स बाय रो एल। रो सेम है? नहीं, रो अलग अलग है। हाँ अलग है। रो अलग अलग है। एरिया सेम है, आइडेंटिकल ज्योम, तो एल सेम है, ज्योमेट्री सेम है, एक्सएल सेम है, सेम है। तो रेशो आया y और इसका, तो नहीं पता चल रहा है कांट से, क्योंकि y बाय रो, तो y a बाय रो ए और y b बाय रो b, पता ही नहीं चला कौन ज्यादा है। समझ गए ना? जिसका y ज्यादा उसी का रो ज्यादा। डेली नहीं है आंसर, दिल्ली। हाँ। रेशो हमें पता नहीं चल रहा है क्या है। चलो 13 14 15 16 अच्छा 16th वाला जो है उसमें सबको सेम दे सेम दिया तो डायरेक्शन। फिर सीधे ऐड नहीं जाएगा। ये कहाँ फेज कहाँ लिखा उन्होंने? 0 से 2a आएगा ना? अच्छा हाँ, फेज सर। नहीं दिया। नहीं लिखा ना। ठीक है ठीक, फेज नहीं दिया ना? हाँ। 17 चलिए 18 से 22। ये जो 19 20 21 है ना, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता था याद नहीं सिंपल आ सा ये है कि जो आप फोर्स लगाओगे, सो छोड़ो, ये ऐसा था, इस पर रेजिस्टेंस है, ये है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से जो करंट लिखते वो क्या आता? V बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कुछ डेल आता। हाँ तो अब जरा बताओ, ये ओमेगा और ये ओमेगा तो सेम है ना? ये क्या अलग हो जाता था क्या? इसमें 2 पाई अंडर रूट एलसी लिखते थे? नहीं जो मतलब वही ना, जो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती सोर्स है की वही। फ्रीक्वेंसी है वही होगी। हाँ, एम्पलीट्यूड कितना होगा ये जेड में इसका जरूर रोल आ जाएगा, है ना? तो जो सोर्स ही अगर आपका उतनी फ्रीक्वेंसी का है, ट्यूनिंग फॉर्क ही 480 का है, तो सेनोमीटर 480 से ही वाइब्रेट करेगा, भले चाहे रेजोनेंस हो या ना हो। अंतर क्या आएगा कि अगर रेजोनेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड बड़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे पहले का आंसर 480 विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, दूसरे का आंसर 480 विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड। ये समझ में आया? ये दो टर्म मैंने कैसे जोड़ दिए? वो यही ना कि कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। हाँ, क्योंकि इसकी फंडामेंटल है 240, इसके डबल है 480, तो ये फंडामेंटल के बराबर ही है, मतलब इसकी रेजोनेंस के बराबर है, मतलब रेजोनेट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी तो 480 आएगी लेकिन एम्पलीट्यूड लार्ज आएगा। इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही आएगी जो सोर्स की है, लेकिन एम्पलीट्यूड स्मॉल आएगा। ठीक, पक्का समझ गए? जी सर। फ्रीक्वेंसी तो वही होगी। चलो कोई और? नहीं चलो OL2 सर OL2 का थर्ड वाला। longitudinal wave cannot be polarized daily, है वह यूनिक होता है, ट्रांसमिट एनर्जी सब कुछ पोलराइज नहीं होती ना। साउंड प्लेन ही नहीं है ना उसका, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, प्लेन कहाँ है? ट्रांसवर्स में प्लेन था, वो कुर्सी वाला नहीं देखा HCV में लास्ट? तो ऐसी वेव है तो इनका प्लेन फिक्स है। ठीक है? तो जो फिफ्थ वाला है, हाँ, इसमें मे बी ट्रांसफर्स हो सकता है ना? नहीं, क्यों? लॉन्गिट्यूडनल कहाँ है? मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स होने के लिए
यंग्स मॉडुलस वाली इलास्टिसिटी होना जरूरी है। यंग्स मॉडुलस नहीं होता इनका। अच्छा ठीक है, वो EM वेव को वो ट्रांसवर्स नहीं मान रहे हैं। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव की बात हाँ चल रही ठीक है ठीक है ठीक है। है। गैस बल्क मॉडुलस होता है इनके पास, एक ही मॉडुलस होता है बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस मतलब साउंड वाला, वो प्रेशर वाली। हाँ मैं समझ गया, वो ठीक है। शेयर नहीं झेल सकती ना, शेयर स्ट्रेस नहीं झेल सकती। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। चलो 7 से 10 एक बार 9 करना। देख लो। 9th, अभी तो एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट इन हाँ ट्रैवलिंग ठीक वेव है, अभी गलत है। बता दिया। नहीं बताया मैंने, वो पावर थी। इसमें ये था कि इसी पॉइंट पे ट्रैवलिंग में इसी की स्पीड मैक्सिमम है। हाँ, स्पीड मैक्सिमम। ट्रैवलिंग में ये ट्रैवलिंग इसी की स्पीड मैक्सिमम है और इसी पे स्ट्रेन मैक्सिमम है। इस पॉइंट की स्पीड भी 0 है और स्ट्रेन भी 0। ठीक है। हाँ स्ट्रेन कैसे समझ में आया, बताया था मैंने बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले बता। पार्टिकल पास पास हैं, ऐसे थे। अब हमने इस पे ये वाला डिस्टरबेंस दिया तो पार्टिकल्स की लोकेशन बदल गई। ये इधर हो गया, ये अपनी जगह, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो इनके बीच का डिस्टेंस रफली सेम है, लेकिन यहाँ देखो हाँ, डिस्टेंस बढ़ गया। बढ़ गया। पहले डिस्टेंस वेलोसिटी कम था, अब ज़्यादा है ज्यादा है। सबकी। ठीक। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टैंडिंग वेव में इस पॉइंट पे स्पीड शायद इसकी मैक्सिमम है, इसकी स्पीड 0 है, तो इसके पास स्ट्रेन है। स्टैंडिंग में हाँ ठीक, स्टैंडिंग ठीक है। हाँ, ऐसी होगी ना स्पीड, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। हाँ, ठीक है। लेकिन इसी का स्ट्रेन 0 है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कभी स्टेट ऐसी आएगी, कभी स्टेट एक्सट्रीमा वाली भी आएगी कि स्पीड इज 0 थ्रू आउट, स्ट्रेन इज 0 थ्रू आउट। तो इसमें भी हर पॉइंट का वेरिएबल है ना। सर ऊपर वाली ट्रैवलिंग में एक्सेलरेशन मैक्सिमम किसका? जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, सॉरी ये टॉप पॉइंट पे। हाँ लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन तो 0 आ रहा है। एक्सीलरेशन अलग चीज है, स्ट्रेन अलग चीज है ना यार। अच्छा ठीक है, कंफ्यूज हो गया। मैं सोचा टेंशन से। नहीं, टी का डबल डेरिवेटिव ही एक्सीलरेशन है। टी का ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स दे रहा है, तो वो डबल डेरिवेटिव में आएगा। चलो हो गया। तो स्टैंडिंग के एंटी नोड पे स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? एंटी नोड पे कभी स्ट्रेन नहीं आएगा। नहीं आएगा। इस वाले पॉइंट पे स्ट्रेन इज 0 ऑलवेज। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज 0 ऑलवेज। इसमें प्योर काइनेटिक, ये प्योर पोटेंशियल, तो सब कुछ बदल रहा है इसमें। तो बस ऑन एन एवरेज स्ट्रेन मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो ना? स्ट्रेन ही पोटेंशियल एनर्जी। चलो तो देखते हैं आंसर शायद एक भी ना हो। एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आगरा गलत है। एनर्जी ऑफ एनी रिमेन्स कांस्टेंट, बॉम्बे गलत है। ऑल स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन ट्रैवलिंग वेव, गलत है। एनर्जी ऑफ ऑल स्मॉल पार्ट्स, सब गलत है। सर बॉम्बे सही तो होगा। क्यों? क्यों? अगर मैंने कोई से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा ये और बताओ, अगर लो, मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने, ये हमारा नोड है, ये एंटी नोड है। अब एक बार एक्सट्रीम पे हमने देखा, दो फिगर बना रहा हूं, एक इसका है ना, एक इसका, ये नोड, ये एंटी नोड। ठीक है। अब जरा देखो काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? एंटी नोड के पास। हाँ, ऐसे बनता, यहाँ पर फिर से नोड ले लिया।
तो यहाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्ट्रेन थ्रू आउट जीरो है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इसकी भी जीरो, लेकिन इसके पास स्ट्रेन आ गई, तो टोटल एनर्जी इसकी जीरो थी, अब टोटल एनर्जी नॉन जीरो है। तो पावर तो ट्रांसफर हो ही रही थी ना, बस ऑन एन एवरेज जीरो थी, कभी ले रहा था कभी दे रहा था। सर एक स्मॉल पार्ट की बात करें, अगर दो नोड के बीच में कोई भी पार्टिकल ले ले तो वैसे एसएचएम कर रहा है। हाँ, तो उसकी अपनी एनर्जी constant बगल है। वालों को दे रहा है, यही तो ट्रैवलिंग में अपनी एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर कर देता है। नहीं तो पावर ट्रांसफर का मतलब ही नहीं होता ना। अगर हर पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट होती तो पावर ट्रांसफर का क्या मीनिंग था? तो लेफ्ट टू राइट कभी पावर ट्रांसफर नहीं होती, इवन इंस्टेंटेनियस ही जीरो आता है, एवरेज की बात ही नहीं होती फिर। ठीक है, चले ठीक है। हाँ ठीक। सिर्फ दिल्ली अगले का। चलो, तो अगला डिस्कशन होगा परसों। अगला मेरा होमवर्क है कौन सा, साउंड साउंड वेव, और इसके कुछ 10 एक क्वेश्चन है, तो मैं उसको अभी खोल दूंगा, तो क्योंकि ये इसके तो 10 12 15 क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। साउंड में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या डीसीटी बचे भी एसएचएम लास्ट डीसीटी अभी का की डीसीटी करी और हमने डिस्कस, आपने बोला था ना वो डीसीटी रह गई थी ओके एसएचएम। ओके, भेजो भेजो भेजो। वो डिस्कस इसके होती बाद हुई थी पहले। एक डीसीटी कोई सी थी पता नहीं। आप लोगों का लास्ट में जिसमें वो क्वेश्चंस थे, सही कह रहे हो। कहाँ है वो डीसीटी? पीडीएफ दो। नहीं है, ग्रुप पर है, ग्रुप पर भेज दिए अभी। भेज दी। हाँ लास्ट। ये तो वेव्स है। नीचे तो साउंड है, एक ऊपर मिनट, है ये बीच सब में। मिक्स था क्या? हाँ हाँ सब मिक्स ऊपर हाँ। एसएचएम था। यही है क्या? हाँ सर। हाँ कहाँ यही है तक हो लास्ट। गई थी, कहाँ तक हो हाँ गई यही थी? है, शुरुआत से ही कर लिया। आधी तो हो गई होगी शायद, पूरी कुछ तो पहले हुआ होगा। यहीं से करने सो शॉर्ट आंसर डिस्कस डिस्कस नहीं हुए तो शॉर्ट आंसर हो गए थे। नहीं, ये तो नीचे वाले नीचे वाले। 19 क्वेश्चन से करना है। नीचे वाले थे। 19 से। हाँ, अब बच्चा सही कह रहा है। कुछ आंसर्स हैं इनके तुम्हारे पास हैं? हाँ है। पक्का? चलो, तो हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? आगरा। इसका आंसर क्या है? बॉम्बे। आंसर है तो बताओ। अगले का KL² बाय 1/3 वाला वो सब निकाल लो, इसका मासेस दिए होंगे। फोर्थ का क्या आया था आंसर? एक सेकंड। सर आंसर वाली फाइल शेयर कर तो ये दो। पूरी डिस्कस नहीं करनी थी एक्चुअली, अपने बात से करनी थी। 20 अगर मैं कर चुका हूं तो आंसर तुम्हारे पास है ना, नहीं सबके पास? 20 तक आपने तक तो हाँ आंसर भेज दी, भेज दिया आंसर, भेज दिया आंसर वाले चलो, यहाँ से निकालो, यहाँ से थे सही है ये शॉर्ट आंसर। यहाँ पहला है प्रूव। आंसर काय पे भेज दी? ये उस पे ग्रुप पे। यही ग्रुप पे कौन सी है? नीचे वाली। ये शायद विदाउट आंसर।
विद आंसर लिखा है उसमें आंसर मार्क नहीं है। ओके, ये है, ठीक है, जितने हैं उतने का तो काम चलेगा। एक मिनट, तो सिर्फ DCT 1 है, आंसर ही नहीं है। चलो 2 के आंसर नहीं है सर। चलो छोड़ो, निकालो यहाँ से शॉर्ट आंसर से। तो शॉर्ट आंसर का फिफ्थ वाला। चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ डाउट बताओ पहले। दूसरे का आंसर क्या है? दूसरे का आंसर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पाई अंडर रूट एम बाय के प्लस वेलोसिटी आएगी v बाय जी साइन थीटा, एंगल कितना है mg, तो 2v बाय जी, और v की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ एम वी स्क्वायर से कंपेयर करो। नहीं चल रहा है, तो v की वैल्यू आएगी k बाय एम एक्स। तो आधे में ये ग्रेविटी से हो रहा है, आधे में स्प्रिंग वाला है। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो 3 और 4, 3 का आंसर 2 किलोग्राम विद टर्न स्प्रिंग कांस्टेंट अटैच टू 2 किलोग्राम टाइम फॉर विच, तो ये है पाई अंडर रूट एम बाय 2 की। क्लियर? रिड्यूस मास से किया, तो m बाय 2, k कितना है, पाई स्क्वायर, शायद 1 1 आएगा कुछ। यस सर। वो शीट का ही है। 1 ही है। 1 ही है, हाँ, क्योंकि हाँ, m है sheet 2 बाय 2, k है पाई स्क्वायर 1 सेकेंड, तो इसका आंसर है 1 सेकेंड। ये क्या है, ये वही क्वेश्चन है। वही आगे। वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम 10 चेन्नई, इलास्टिक कोलिजन की तरह है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर जब फ्रीज हो जाएगा, तो पहले टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट कैपिटल M इसका प्लस 2 बाय 5 3m प्लस स्मॉल m बाय k। अब आएगा 2 सिलेंडर है पाई, सर। किसने कहा सिलेंडर है, लिखा है लिखा है। सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर होगा m हाँ, m m m बाय 2 बाय k। झिला ये क्या हुआ? ठीक है, पानी का जब ये वाटर था तो ट्रांसलेशन ओनली, ट्रांसलेशन ओनली। जब आइस बन जाएगा तो ट्रांसलेशन और रोटेशन। आइस बन जाएगा तो फ्रिक्शन तब भी 0 नहीं होगा। नहीं, चिपक जाएगा ना उससे। आइस बनेगा तो एक्सपांड होगा, चिपकेगा उससे। चिपकेगा मतलब कैसे, तो क्या करना चाहिए समझा नहीं। अरे चिपक जाएगा ना, आइस का म्यू 0 थोड़ी ना होता है, कम होता है, 0 थोड़ी होता है। हाँ तो कम होते हैं रोलिंग के लिए, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब अच्छा खासा काम नहीं आएगा काम उनके चल बीच रहा में है रोलिंग। इंटरनल। आइस जब जमेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल तो बोलेगा। बाहर की तरफ थ्रस्ट लगाएगा, लगाएगा। तो अच्छा खासा नॉर्मल रिएक्शन आएगा इंटरनल जो उनके बीच का है। तो कम म्यू पे भी चिपका लेगा वो। अच्छा हाँ ये सही बात है। हाँ ठीक है। 20 दिल्ली आ गया 20 हाँ तो ये बता 21 दीजिए। 20, चलो 21 हो गया बॉम्बे, 20 बता रहा हूँ, 21 हो गया। यस हाँ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, बस कुछ नहीं। चलो 20 देखो, 20 में ऐसा था कि पहले लिक्विड दोनों तरफ सेम था, अब हमने एक को x गिरा दिया, एक x जाएगा तो एक x ऊपर जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस 2x वाले हिस्से का फोर्स लगेगा, तो इस हिस्से का ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो इस हिस्से का mg रो a 2xg, ये f रीस्टोरिंग है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k रो a 2g, और m है रो a 2l। l क्या था, ओरिजिनल लेंथ, ll दोनों तरफ था, तो ये बना 2 पाई अंडर रूट l बाय g। l की वैल्यू कितनी है,
वो निकालना पड़ेगा एरिया वेरिया से। 1 किलोग्राम ऑक्सीलेट बैक एंड ये फोर्थ। टेस्ट में आ चुका है। neglect friction 1 centimeter has a mass। ओके ये दे रखा है उन्होंने, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हैज अ मास 20 ग्राम। तो एल मिल गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम है, तो 20 का ये 50 गुना है, तो 50 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये 2L है, तो L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। 1 आएगा आंसर। चलो अगला 22 23 हो गए 22 हो गया। डेरिवेटिव करो तो फोर्स हो जाएगा 2x माइनस 4, तो x इक्वल टू 2 के अबाउट मीन पोजीशन हो जाएगी और k की वैल्यू हो जाएगी 2। क्वेश्चन 23 दिल्ली आ गया। 24 हो गया। बॉम्बे बताना है। नो सर। 25 डेल यू बाय डेल एक्स का होल वो ये वाला फॉर्मूला अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर आ रहा था बिल्कुल सही है बॉम्बे। 26 27 चलो 25 अब आ जाओ 28 29 30। 28 का आंसर बिल्कुल सही है। टाइम पीरियड यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? √2h बाय g। h 10√2 है लेंथ l की वैल्यू, g की वैल्यू g बाय मैंने इस √2। क्वेश्चन को भी ऊपर वाले जैसे कर दिया था। तो 2 सेकंड, तो 8 सेकंड आंसर है। 8 क्यों, मेरा तो 2 ही बना। सेंटीमीटर है, ओके 0.8 सही, 0.8 ठीक है ना। सर मैंने इसको ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोला है कि बैंड को निगलेक्ट मार सकते था, तो मैंने इसको हाँ कर्व तो मान लिया। यहां से यहां टाइम कैसे निकालोगे? यहां से यहां का अपन को हाइट दी है तो अपन SHM नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसका फोर्स वेरिएबल है, इसका फोर्स कांस्टेंट है। ग्राफ अलग अलग बनेंगे। इसकी वेलोसिटी का ग्राफ साइनसोइडल है, इसकी वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है। आया समझ में? शार्प कॉर्नर। हाँ ठीक है। तो टाइम पीरियड SHM नहीं है, वो तो हमने निकाला यहां से यहां का और 4 गुना कर दिया। हाँ ठीक है, वो एसएसएम की डीसीटी मान के निकाल। चलो 29 2 पाई अंडर रूट m बाय PA बाय L इंटू गामा, ठीक है। चलो आगे आओ। 30 हो गया। 31 तो इसको एनर्जी वाले तरीके से कैसे करेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क लिख के तो आ रहा था 31 किसको 31 जो लास्ट था। M क्रॉस P क्रॉस E वाले से नहीं आया। अच्छा ठीक है, डाइपोल मान के, ठीक है। डाइपोल मान के रिस्टोरिंग टॉर्क लिख लिए तो उससे भी आ गया था। हाँ एक ही बात है, डाइपोल मान के निकाल दो P क्रॉस E। हाँ ठीक है, उससे तो आ गया था। हाँ चलो। तो साउंड में इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत पड़े, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर 1 तो देख ही लेना, है ना। आप कैनवास पे अपडेट कर देना। कैनवास पे अपडेट कर दूंगा, है ना। लेक्चर 1 का पार्ट लेक्चर 1 ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि डॉपलर कॉमन सेंस ही होगा, डॉपलर नहीं देखना। रेजोनेंस ट्यूब भी कॉमन सेंस होगा। तो कौन ट्यूब वगैरह बताया था आपने, बता दिए कौन ट्यूब वगैरह बताया। वो HCV में पढ़ना है तो। क्या बोल रहे हो तुम? YDSE क्या? YDSE में वो ज्यादा छोटा पार्ट एक्सप्लेन किया। YDSE के लेक्चर स्टार्टिंग में वही पार्ट था। इवन साउंड में जो होमवर्क में मैं दूंगा ना, उसमें YDSE के क्वेश्चन होंगे। HCV में YDSE के क्वेश्चन है साउंड में, तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं। YDSE वो अपने आप ही बन जाएंगे वो। हाँ ठीक है, तो मैं अपडेट कर दूंगा उस पर। सर हाँ इस DCT का एक बार 6 बता दीजिए। है ही नहीं 6। सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर ऑफ मास पूरा भरा था, अब ये इतना भरा है।
अब पूरा खाली है। बताओ सेंटर ऑफ मास पहले इधर था, अब इधर है, वापस इधर है। हाँ ठीक है। तो एल इफेक्टिव पहले ये था, बढ़ गया, फिर एल इफेक्टिव वापस कम हो गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया, फिर वापस से टाइम पीरियड कम हो गया। ठीक है, ठीक है सर इसमें अगर फिजिकल पेंडुलम होता तो कैसे करते? किसमें फिजिकल पेंडुलम होता? वो